हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्फ्रेंस। हम आज डिस्कस करेंगे, रीड सिलेबस में मेंशन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं फैलेसीज़ को भी। फैलेसीज़ से काफ़ी बार रीड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इन्फ्रेंस बेसिकली होता क्या है। इन्फ्रेंस अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया होगा, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी, उसको पढ़ करके आपको अनुमान लगाना है। बस यही होता है इन्फ्रेंस। ए गैस दैट यू मेक और एन ओपिनियन दैट यू फॉर्म बेस्ड ऑन द इन्फो दैट यू हैव। एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक गैस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, या फिर एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, उसी को हम इन्फ्रेंस कहते हैं। आप एक एग्जांपल से देखें कि इन्फ्रेंस बेसिकली होता क्या है। देखो, हमने एक दो स्टेटमेंट लिए हैं यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, सारे फल मीठे हैं। मैंगो इज़ अ फ्रूट, आम एक फल है। ठीक, अब इसके बेसिस पे हमने एक इन्फ्रेंस निकाला, एक अनुमान लगाया कि मैंगो इज़ स्वीट, आम मीठा है। तो ये जो हमने अनुमान लगाया है, ये बिल्कुल सही अनुमान लगाया है ये इन्फॉर्मेशन को देख करके। तो इसको हम बोलेंगे करेक्ट इन्फ्रेंस। ठीक, सही अनुमान लगाते हैं अगर। तो अगर इसी इन्फॉर्मेशन से हम ये अनुमान लगाएं कि बनाना इज़ मैंगो, केला आम है, तो देखो ये बिल्कुल ही सही इन्फ्रेंस नहीं है, बिल्कुल गलत इन्फ्रेंस है। इसलिए मैंने इसके आगे लिखा है इनकरेक्ट इन्फ्रेंस। और आज हमको पढ़ना है इनकरेक्ट इन्फ्रेंस के बारे में। इस इनकरेक्ट करेक्ट इन्फ्रेंस को ही हम फैलेसीज कहते हैं। ठीक, तो पूछा जाता है आपसे, पहले बात तो फैलेसीज के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा, इनकरेक्ट इन्फ्रेंस के बारे में। ठीक, फैलेसीज होती क्या है बेसिकली। एन इनकरेक्ट इन्फ्रेंस इज नोन एज फैलेसी। आपको ध्यान रखना है, जब आप एक गलत अनुमान बेसिकली लगाते हैं उसी को फैलेसी कहते हैं। तो टाइप ऑफ फैलेसीज पूछी जाती हैं बेसिकली इन्फ्रेंस के अंदर। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फैलेसीज हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैलेसीज ऑफ इक्विवोकेशन। और इस वीडियो को आपको ध्यान से देखते हैं बिकॉज ये क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे जाते हैं। और कमेंट करके प्लीज़ आप हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, जो भी आपके सुझाव हैं, बिकॉज हमको इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है आपका कमेंट करना हमारे लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए, फैलेसी ऑफ इक्विवेकेशन में बेसिकली क्या होता है आप देखो। व्हेन ए वर्ड और फ्रेज इन एन आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड मोर देन वंस एंड हैज़ मोर देन वन मीनिंग, तब उसमें फैलेसी ऑफ इक्विवेकेशन है। मतलब अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक, एक फ्रेज आपको दी गई है, उसमें एक शब्द को एक से ज़्यादा बार यूज़ करा गया है पहली चीज़, और हर बार उस शब्द का मतलब अलग है, तो उस स्टेटमेंट में आपको फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन मिलेगी। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, द ट्री हैज़ बार्क, ऑल डॉग्स बार्क। अब आपसे पूछेगा इसमें कौन सी फैलेसी ऑफ फैलेसीज है, तो आप बोलोगे फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, बिकॉज हमने बोला इसमें जो एक शब्द है एक से ज़्यादा बार यूज़ होगा और हर बार उसका मीनिंग अलग होगा। तो इसमें देखो, बार्क हमने दो बार यूज़ करा है और हर बार बार्क का मतलब अलग है। द टी हैज़ बार्क, पेड़ के ऊपर छाल होती है। ठीक, पहले वाले बार का मतलब होता है छाल। ऑल डॉग्स बार्क, सारे कुत्ते भौंकते हैं। दूसरे वाले बार का मतलब हो गया भौंकना। तो इसमें हो गया फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। नेक्स्ट आप देखो एग्जांपल, गिविंग मनी टू चैरिटी इज़ द राइट थिंग टू डू, सो चैरिटीज़ हैव राइट टू अवर मनी। चैरिटी में मनी देना एक अच्छी चीज़ होती है। सो चैरिटीज़ हैव राइट टू अवर मनी, तो हमारे पैसे के ऊपर चैरिटीज़ का अधिकार है। तो देखो, इसमें राइट शब्द दो बार यूज़ हुआ है। पहले वाले राइट का मतलब होता है अच्छा, दूसरे वाले राइट का मतलब होता है अधिकार। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, उससे पूछेगा एग्जाम में आपसे कि किसमें कौन सी फैलेसी है, तो आप देख करके बता देंगे किसमें है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। चलो नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। देखो, नाम से आपको पहले पता चल रहा है जनरलाइजेशन मतलब आपको एक सामान्यीकरण करना है। ठीक, इट मेक्स अ क्लेम बेस्ड ऑन एविडेंस दैट इज जस्ट टू स्मॉल। एक एग्जाम्पल से इसको आप समझो, मैं पहले हिंदी में एग्जाम्पल देती हूँ। आप सपोज करो एक सिटी में गए हो, ठीक, वो सिटी आपकी हो गई दिल्ली। आप दिल्ली में गए और दिल्ली में आप किसी इंसान से मिले और उसके साथ आपका एक्सपीरियंस ख़राब रहा, तो आपने एक जनरलाइजेशन बनाया कि दिल्ली के सारे लोग ख़राब हैं। ठीक, इन्फॉर्मेशन आपके पास एक बहुत ही छोटी है कि आपका सिर्फ एक ही इंसान से कांटेक्ट हुआ है, वो आपके साथ अच्छा नहीं था। इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने एक जनरलाइजेशन कर लिया, सामान्यीकरण कर लिया कि भाई दिल्ली के सारे ही लोग ख़राब हैं। तो ऐसी तरह का जो अगर जनरलाइजेशन है उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। अब जब आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्लेम कर देते हैं, ठीक, इट मेक्स अ क्लेम बेस्ड ऑन एविडेंस दैट इज जस्ट टू स्मॉल। एग्जाम्पल देखो, सम टीनेजर इन अवर सोसाइटी रिसेंटली वेंडलाइज द पार्क। हमारे सोसाइटी के कुछ टीनेजर्स ने पार्क को तहस नहस कर दिया। वेंडलाइज का मतलब होता है तहस नहस कर दिया। टीनेजर्स आर सो इररिस्पॉन्सिबल।
टीनेजर बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया, अब कुछ टीनेजर्स ने आपके पार्क को ख़राब किया, वैंडलाइज करा, तो आपने एक जनरलाइजेशन बना दिया कि सारे टीनेजर्स ख़राब होते हैं। ऐसा एक्चुअली तो नहीं होता, ठीक? तो ये गलत है ना, गलत इन्फ्रेंस है, ये फैलेसी है। तो किस तरह की फैलेसी है? फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, जहाँ पे आप एक सिंपल से उदाहरण के रूप में, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के एक जनरलाइजेशन, एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इसमें आपको याद रखना है पार्ट टू होल। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ एक पार्ट में अप्लाई होती है, एक पार्ट के लिए सच है, तो वो होल के लिए भी सच होगी, पूरे के लिए भी सच होगी। इफ़ इट इज़ ट्रू टू अ पार्ट, अगर ये एक पार्ट के लिए सच है, एक हिस्से के लिए सच है, इट इज़ ट्रू टू होल, ये पूरे के लिए सच है। देखो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ईच ब्रिक इन द बिल्डिंग वेयर लेस देन अ पाउंड। एक बिल्डिंग बनी हुई है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा, इससे फिर आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सी फैलेसी यूज हुई है, ठीक? अब आप पढ़ो उसको। ईच ब्रिक इन द बिल्डिंग वेज लेस देन अ पाउंड। बिल्डिंग की हर एक ईंट का जो वजन 1 पाउंड से भी कम है, सो द बिल्डिंग वेज लेस देन अ पाउंड, ठीक? ये पाउंड होगा यहाँ पे। तो ये कहना चाह रहा है कि एक बिल्डिंग की ईंट का वज़न 1 पाउंड से भी कम है, तो पूरी बिल्डिंग का वज़न 1 पाउंड से कम है, ठीक? तो ये हो गया कि इसने बेसिकली क्या बोला है, पार्ट के लिए सच है। पार्ट हो गई ईंट, ईंट एक पार्ट है, तो आपने बोला कि इस ईंट का वज़न जो है 1 पाउंड से कम है, ठीक? तो आपने उसको पूरे के पूरे होल पे अप्लाई कर दिया। आपने ये बोल दिया साथ साथ कि पूरी बिल्डिंग का ही वज़न 1 पाउंड से कम है। तो इसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, जहाँ एक चीज़ अगर एक पार्ट पे अप्लाई होती है, तो आप उसको पूरे ही पार्ट पे, पूरे होल पे अप्लाई कर देते हो, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक? ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल से इसको समझो। हाइड्रोजन इज़ नॉट वेट, हाइड्रोजन गीली नहीं है, ठीक? ऑक्सीजन इज़ नॉट वेट, ऑक्सीजन भी गीली नहीं है। सो वाटर इज़ नॉट वेट। अब देखो वाटर आपको पता है H2O होता है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये आपने पहले पार्ट पे कुछ चीज़ें अप्लाई करी, उसी को आपने पूरे होल पे अप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन गीली नहीं होती, ऑक्सीजन गीली नहीं होती, तो आपने ये कह दिया कि वाटर भी गीला नहीं होता, ठीक? तो ये होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, जब आप एक पार्ट पे, किसी चीज़ के पार्ट पे जो चीज़ आप अप्लाई करते हो, फिर बाद में उसी चीज़ को पूरे होल पे अप्लाई कर देते हो। फैलेसी ऑफ डिवीजन, जस्ट अपोजिट ऑफ फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। अब इसमें क्या होता है कि इफ़ इट इज़ ट्रू टू होल, इट विल बी ट्रू टू पार्ट्स। अगर आप एक पूरी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ को सच मान रहे हो, तो आप उस पार्ट्स के ऊपर भी वही चीज़ लागू कर देते हो। एग्जाम्पल से सबको समझ आएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑल द वर्क्स ऑफ द शेक्सपियर कैन नॉट बी रीड इन अ डे। आपने कहा कि शेक्सपियर का जो सारा काम है, जो शेक्सपियर ने नॉवेल्स लिखे हैं, जो भी लिखे हैं, उसको आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो। सो द ड्रामा रोमियो एंड जूलियट कैन नॉट बी रीड इन अ डे। तो ड्रामा जो रोमियो जूलियट है, वो भी एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये हो गया फैलेसी ऑफ डिवीजन। मतलब आपने एक ये चीज़ बोली है कि शेक्सपियर के जितने भी नाटक हैं, वो सारे एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते, ठीक? ये होल, ये आपने पूरे पे अप्लाई करा, होल। तो आपने एक पार्ट पे भी अप्लाई कर दिया कि जो ड्रामा है रोमियो जूलियट, जो कि शेक्सपियर ने लिखा है, वो भी एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो जो चीज़ आप पार्ट पे अप्लाई करते हो, वो जो चीज़ आप होल पे अप्लाई करते हो, वही चीज़ आप पार्ट पे अप्लाई करते हो, वो होती है फैलेसी ऑफ डिवीजन, ठीक? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, या फिर एक एग्जाम्पल से उसको आप और समझ सकते हो। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको हिंदी में। आप बोलोगे ये कार भारी है, ये आपने ये चीज़ जो भारीपन है वो अपने पूरी कार के ऊपर अप्लाई कर दिया। ये कार भारी है, इस कार के सारे कलपुर्जे भारी हैं, ठीक? तो जो चीज़ आपने होल पे अप्लाई करी है, पूरे कार पे आपने अप्लाई करी है कि ये पूरी कार भारी है, फिर आपने वही चीज़ पार्ट्स के बारे में बोल दी कि इस कार के पार्ट्स भी भारी हैं। तो ये होती है फैलेसी ऑफ डिवीजन। तो आपसे ऐसे पूछेगा, स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, फिर पूछेगा कि कौन सा इसमें फैलेसी है, क्योंकि ये देखो आप सारे देख पा रहे हो, सारे इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस हैं, तो अब उसी को हम फैलेसी कहते हैं। तो फैलेसीज के बारे में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। देखो फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल को एग्जांपल से समझते हैं। ऑल कैट्स आर मैमल, सारे जो कैट्स हैं वो मैमल्स हैं। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, सारे डॉग्स मैमल्स हैं। तो अब आपने क्या निकाला इससे कंक्लूजन, क्या इन्फ्रेंस निकाला? सो ऑल कैट्स आर डॉग, सारे बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक?
इसमें बेसिकली आप क्या कर देते हो, दोनों को इक्वलाइज कर देते हो, इक्वल कर देते हो। पहले स्टेटमेंट को दूसरा बना देते हो, दूसरे स्टेटमेंट को पहला बना देते हो। इसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। नेक्स्ट है fallacy of false analogy, most important. A false analogy is a comparison between two things that are very different. देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, फैलेसी ऑफ फैल्स एनालॉजी में आपको दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हम करते हैं। इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं कि दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों स्टेटमेंट है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनमें कोई कोरिलेशन नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत डिफरेंट है। एग्जाम्पल, इफ़ वी कैन पुट अ मैन ऑन द मून, वाई कांट वी फाइंड द क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। अब आप देखो इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कंपैरिजन चल रहा है। इफ़ वी कैन पुट अ मैन ऑन द मून, अगर हम एक आदमी को चांद पे भेज सकते हैं, तो हम कॉमन कोल्ड की दवाई क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब देखो इन दोनों वाक्यों में क्या कोई समानता है? दूर दूर तक इन वाक्यों में कोई समानता नहीं है। आदमी को चांद पे भेजने का जुखाम की दवाई को फाइंड आउट करने से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक भी। तो इसको हम कहेंगे फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। जब आप कंपैरिजन करते हो दो चीज़ों के बीच में जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि इफ़ वी कैन पुट अ मैन ऑन द मून, वाई कैन नॉट वी फाइंड द क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी फैलेसी है, तो फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी है, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट का आपस में कोई ताल्लुकात नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स। देखो इसमें पहले ही समझ आ रहा है, इसमें फोर्स का इस्तेमाल करा गया है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, व्हेन वन यूजेस द थ्रेट ऑफ फोर्स टू कंपेल अनदर पार्टी टू ड्रॉप देयर आर्गूमेंट। जब एक व्यक्ति थ्रेट ऑफ फोर्स मतलब जो बल का एक क्या कहते हैं उसको डराता है अपने बल से और दूसरे वाले को मजबूर कर देता है कि वो अपना स्टेटमेंट बदल दे। जहाँ पे आप प्रेशराइज करते हो किसी इंसान को, तो वहाँ पे फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स आएगी। एग्जाम्पल, एक्सेप्ट दिस पोजीशन और आई विल पनिश यू। या तो आप ये पोजीशन को एक्सेप्ट करो, अदरवाइज मैं आपको पनिश कर दूंगा। ठीक, तो इसमें आप देख पा रहे हो फोर्स यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैलेसीज मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर। हालांकि फैलेसीज बहुत सारी हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आगे अपनी वीडियोज़ में आगे की जो फैलेसी है वो भी कवर करें, लेकिन फिलहाल आपकी ये इंपॉर्टेंट फैलेसीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इन्फ्रेंस से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैलेसीज से रिलेटेड। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और साथ में कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।